नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज अगले वीक के बैच में टॉप 15 क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो क्वेश्चन जो आर्मी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जिसको लेकर हम आपके सामने आए हैं। और हर क्वेश्चन और हर सेट आपको रिवीजन करके जाना है ताकि आपका एग्जाम बेहतर हो सके और आप अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोर्स से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपको हारने का इंतजार। लोग इस बात का इंतजार कर रहे हो कि अब आप हारने वाले हैं और आप उन हार को हराकर जीत कर जब निकलते हैं ना, तो बरबस लोगों को आपके लिए ताली बजानी पड़ती है। और ऐसी ही स्थिति में जीतने का मजा है। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी है, लगे रहना है। कंपटीशन तो आज भी कल क्वालिफाई होना ही होना है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए संबंधे बी बराबर 7 संबंधे 9 और बी संबंधे सी बराबर 5 संबंधे 7। यहाँ 15 संबंधे 7 है, तो ध्यान दीजिएगा ये 15 संबंधे 7। तो ए संबंधे सी बराबर होगा। तो सिंपल सा सवाल देख लेना, ए बी और सी है। ए बी कितना है 7 9 है, बी सी कितना है 15 और 7 है। देख लो 15 15 सत्ते 105, 15 9 135 और 9 सत्ते 63। यानी ए संबंधे सी आपसे पूछ रहा है, यानी ए संबंधे सी हो गया 105 संबंधे 63। 3 से काटेंगे तो 35 और ये हो जाएगा आपका 2 21। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 35 संबंधे 21। ठीक है, और इसके बाद क्या कर जाएगा ये 7 से काट लेंगे, 7 बचे 35 7 तरीके 21। 5 संबंधे 3, ए और सी का अनुपात 5 संबंधे 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कर पाएंगे आप। एक बात याद और बताना चाहता हूं आपको कि हमारे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर चैप्टर वाइज कंटेंट भी पढ़ने लगे हैं। और आप सब चैप्टर वाइज कंटेंट के थ्रू अगर आप मेरा चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ लेते हो तो इतना श्योर है कि उस चैप्टर से पढ़ने वाले जो भी संभावित वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस के आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तो इसलिए चैप्टर वाइज कंटेंट से भी आप तैयारी करते चलिए, वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 28 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा से उसकी लंबाई वाली भुजा की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दूसरी भुजा से उसकी लंब दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंब दूरी तो आपको पता है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल होता है आधार 28 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आधार 28 है और ऊंचाई 10 है, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात को समझ लो। ये कोई समचतुर्भुज है, ये कोई समचतुर्भुज है। इसकी एक भुजा आपको ये 28 दे रखी है और कह रहे हैं कि इसकी लंब दूरी, भुजाओं के बीच की लंब दूरी कितनी है 10। तो क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई 28 गुणित 10 280। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 6 किलो चावल का मूल्य 8 किलो गेहूं के मूल्य के बराबर है। 6 किलो और 1 किलो गेहूं का मूल्य 6 रुपए है, तो 1 किलो चावल का मूल्य क्या होगा 8 रुपए होगा। सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 6 किग्रा चावल 6 केजी चावल बराबर है 8 केजी गेहूं के, और 1 किग्रा गेहूं का मूल्य है 6 रुपया। तो 6 केजी चावल का मूल्य कितना हो गया, 6 केजी चावल बराबर हो गया 8 गुणित 6। तो 1 केजी चावल हो गया आपका 8 रुपया प्रति किग्रा। ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। कह रहे हैं कि 6 किग्रा चावल का मूल्य 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है, तो 6 किग्रा चावल का मूल्य बराबर 8 गुणित 1 किग्रा गेहूं का मूल्य 6। तो 8 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, 6 से 6 कट जाएगा, तो 1 किग्रा चावल का मूल्य हो जाएगा 8 रुपया प्रति किग्रा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2 तिहाई
एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसके चौड़ाई की 2/3 है, चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 है और बगीचे का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है? सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि चौड़ाई लंबाई की 2/3, यानी मान लीजिए L इज इक्वल टू एक्स है अगर, तो B इज इक्वल टू 2/3x होगा, और क्षेत्रफल की बात कर रहे हो तो L इंटू बी इज इक्वल टू 7/6 हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, तो x इंटू 2/3x इज इक्वल टू 7/6। भारत में चेक करिएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/6 इंटू 3/2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2×6, 2×6, 1 2 6 12 और 2×6 363, ठीक है, 363 आ जाएगा। और 363 को आप लिख सकते हैं, तो एक्स यहां से सॉल्व, अब इसको क्या लिख सकते हो कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू 363 को लिख सकते हैं 1 to 1 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक्स लोगे तो ये 11 दिया 33, तो एल बराबर क्या आ गया? एल बराबर आ गया 33, और सॉरी एल बराबर हो गया, एल बराबर हो गया 33। बी बराबर क्या हो गया भाई? ये हो गया एल बराबर 33, बी बराबर 2/3 यानी 22 हो गया, बी 22 हो गया। और अंतर पूछ रहे हैं एल और बी का, तो एल और बी का अंतर कितना हो गया? 11। सिंपल सा सवाल है, फिर से समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एक आयताकार बगीचे की चौड़ाई लंबाई की 2/3, अगर लंबाई x है तो चौड़ाई 2/3x है, क्षेत्रफल L इंटू बी 726 है, तो x इंटू 2/3x इज इक्वल टू 726, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121 गुणित 3 गुणित 3, एक्स इज इक्वल टू 11 3 33 हो गया, और लंबाई 33, तो 2/3 है चौड़ाई, तो चौड़ाई 22 हो गई। और कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर हो गया 33 और 22 का अंतर 11। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना कि रीता और वीणा अपनी कारों द्वारा अपने अपने दफ्तर 10 बजे पूर्वाह्न तक पहुंच जाते हैं। रीना अपने घर से 9:15, रीना अपने घर से 9:15 अपराह्न, और वीणा अपने घर से 9:05 पूर्वाह्न। पूर्वाह्न देखो ध्यान दो भैया, मामला ये है कि दो लोग हैं, इसमें कुछ वर्ड्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग देख लेंगे। कह रहे हैं यहां से रीता है और यहां वीणा है, क्या करिए, रीता दोनों 10 बजे पहुंचते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीता 9:15 पर निकलती है, रीता 9:15, और ये 9:05 सुबह घर से निकलती है। कह रहे हैं वीणा अपने घर से, रीता दफ्तर से 30 किमी की दूरी, इसकी क्या है 30 किमी, और इसकी कितनी है 55 किमी। तो बताइए कौन चालक ज्यादा तेज है? तो ठीक है, ये 30 किमी की दूरी पहुंचते कितने बजे हैं? दोनों 10 बजे, ध्यान देना, दोनों 10 बजे, ठीक है। तो ये 9:15 तक चलना शुरू करता है, 10 बजे पहुंचता है, यानी 45 मिनट का समय लेता है। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हो गई 30, समय हो गया 45 मिनट, यानी 9:15 से चलना शुरू करता है और 10 बजे पहुंचता है, यानी 45 मिनट, यानी समय हो गया 45/60। और यहां पे क्या हो जाएगा 55 किलोमीटर दूरी हो गई बट्टे 55/60। जब आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ये आएगा 40 किमी प्रति घंटा, और ये आ जाएगा 60 किमी प्रति घंटा। तो कौन ज्यादा है? वीणा की चाल ज्यादा है, तो वीणा की चाल स्पीड ज्यादा है। ये क्लियर हो गया कि वीणा की स्पीड ज्यादा है, वो 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, फिर से समझ लो। यहाँ पे कह रहे हैं कि रीता जो है अपने घर से 9:15 पर निकलती है और 10 बजे दफ्तर पहुंच जाती है, यानी 45 मिनट का समय लगता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि 3/4 घंटे का समय लगता है। वीणा क्या है?
उसका ऑफिस उसके घर से 55 किमी की दूरी पे है, और जब 55 किमी की दूरी पे उसका ऑफिस है तो उसको 55 मिनट लगते हैं। 9:05 पर निकलती है और 10 बजे पहुंचती है, यानी 55 मिनट, यानी 1 घंटे में वो 60 किमी प्रति घंटा जाएगी, 60 किमी जाएगी प्रति मिनट प्रति किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से जब आप निकाल रहे हैं तो रीता की चाल मिल रही है आपको 30, चाल बराबर दूरी बटा समय 30/40, 45/60, 40 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पे हो गया 60 किमी प्रति घंटा। कह सकते हैं आप कि वीणा की जो आयु है, वीणा की जो रफ्तार है, गति है, चाल है, वो रीता से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9 संबंधी 7 तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात 4 संबंधी 3 है। यदि प्रति माह 1600 रुपया बचता है तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है? बस सिंपल सा सवाल, समझिएगा। ए और बी 9 संबंधी 7, सीधा सीधा ये है, ये आय है, ये आय है, और ये 9 संबंधी 7 है, तो ये 9x है और ये 7x। ठीक है, इसमें से अगर हम बचत घटा रहे, भैया एक बात बताओ सीधा सीधा कि 9x माइनस बचत, तो ये क्या हो जाएगा? खर्च, बटा 7x माइनस बचत 1600, तो बराबर कितना हो रहा है? खर्च का अनुपात आ रहा है 4/3। बस सिंपल इसी को सॉल्व करना है, क्योंकि फार्मूला अपने पास नहीं है कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, तो आय माइनस बचत बराबर खर्च। ये सॉल्व कर लेंगे आप जब, तो यहां से आपको x मिल जाएगा, तो यहां से आपको मिलेगा x बराबर, इसको सॉल्व करें तो x बराबर आपको मिलेगा 1600। ठीक है, x बराबर 1600 मिलेगा, तो आय क्या है? 9x, तो 9 इंटू 1600, 16×9 144 और व्यय क्या हो गया? 7x, 7 गुणित 16 112, 11,200। ये ऑप्शन हो गया आपका बी सही। कर लोगे ना भाई, यहां तो कोई तकलीफ नहीं ना, आ दिया है उसमें से बचत घटा दिया तो खर्च का अनुपात बराबर हो गया। अगला सवाल ध्यान देना, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है वास्तविक संख्या। क्या? सिंपल है भाई, एक संख्या को पहले 10% घटाओ और फिर 10% बढ़ाओ तो 1% की कमी आती है, 1% की कमी आती है, और वो कमी 50 की कमी के बराबर है। सिंपल सवाल सॉल्व करो, पहले देख लेते हैं क्या है। पहले 10% घटा रहे हैं तो -10, फिर 10% बढ़ा रहे हैं तो +10, प्लस -10 गुणित +10 बटा 100, यानी आप ये कह सकते हैं -1%, यानी 1% की कमी, और ये 1% की कमी बराबर है 50 के, तो 100% कितना होगा? पूरी संख्या 5000 होगी। कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे भाई, 5000 होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 10,648 तथा 2 वर्ष में 9,680 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या? सिंपल सा सवाल समझो दोस्त, बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि आपको देखो, आपको सिंपल सा ये समझना होगा कि R1 माइनस R, ठीक है, देखो 3 साल में कितना हो गया भैया? 3 साल में हो गया 10,648, और 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में हो गया 9,680। अंतर कितना आया? यहां से देख लो, 8, 14 में से 8 गया 6, 8, 14 में से 8 गया 6, 15, 15 में से 6 गया 9, 968। मैंने देखो यार, होता क्या है कि अगर 2 साल बाद कोई राशि 968 है, ये ब्याज है,
ठीक है। अब ये तीसरे साल का ब्याज है, ये जो मिल रहा है ना, ये क्या है, थर्ड ईयर का ब्याज है। और थर्ड ईयर के लिए मूलधन क्या है, 9,680। और 9,680 पर कितना ब्याज प्राप्त कर रहे हो, 9,680 पर आप 968 रुपए ब्याज प्राप्त कर रहे हो, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, दर बराबर 10%। तो ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी, इस सवाल को फिर से समझ लो भाई अगर दिक्कत है तो। देखो कह रहे हैं कि 3 साल बाद कोई राशि 10,668 होगी और 2 वर्ष बाद 9,680 है, तो भैया जो 2 साल के बाद पूरा पैसा होगा, तीसरे साल वही तो मूलधन होगा। तो तीसरे साल के लिए मूलधन कितना है, 9,680 और 30, और उसके बाद वो कितना जा रहा है। अब इसको सिंपल इस तरह से भी समझ सकते हो ना, इस तरह से भी समझ लो, यहां से समझो, देखो सिंपल तरीके से समझ लो। वो ये हो सकता है कि सवाल को, रुकिए मैं इस सवाल को यहां कर देता हूं, समझो। कह रहे हैं तो इसको इस तरह से ले लो, 3 साल बाद देखो भैया 3 साल, ये है 9,000, ये हो गया 10,648, 10,648 माइनस 9,680 बराबर 968। भैया ये दूसरे साल का जो पैसा है यही तो तीसरे साल मूलधन है, और इस मूलधन से ब्याज मिल रहा है इतना, तो ब्याज की दर कितनी हो गई, 10%। सिंपल सवाल कर लोगे। आगे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बी ए की तुलना में 30% अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है, बी की तुलना में ए है और बी है, अगर बी 10 है तो ए 13, यही है, ठीक। बी 10 है तो ए 13 है, बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिन में कर सकता है। देखो जो क्षमता होती है ना, जो क्षमता होती है या दक्षता, वो क्या होती है, प्रतिदिन का काम भी होती है। तो बी एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो 13 दिन में कितना काम करेगा भाई, 130 काम करेगा, 130 काम करेगा। या आप ये सिंपल समझ सकते हो, 130 काम करेगा। और जब यही 130 काम ए को करना रहेगा, तो रोज 13 काम कर रहा है तो 10 दिन में निपटा देगा। सिंपल सवाल, कितने दिन में निपटा देगा, 10 दिन में निपटा देगा। बात को फिर से समझो, इसमें कुछ नहीं है, कह रहा है कि बी की तुलना में ए 30% अधिक कार्यकुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो सिंपल सवाल है कि बी अगर 10 दिन में कर रहा है तो ए 13 दिन में करेगा, 30 से ज्यादा कार्यकुशल है। और जो क्षमता या दक्षता होती है वो प्रतिदिन का काम होती है, और क्या कह रहे हैं कि कार्य को 13 दिन में पूरा करता है, कौन, बी। तो प्रतिदिन भी कितना काम कर रहा है, 10, 13 दिन में कितना काम करेगा, 130। और 130 काम को अगर ए को पूरा करना होगा तो ए रोज 13 काम कर रहा है, तो 130 बटा 13, 130 बटा 13 10, ठीक है, ये 13 है, ध्यान देना ये 13 है, ठीक। सिंपल सवाल, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उसने 30% से भेज दिया और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष हैं। एक फल विक्रेता के पास 30 कुछ सेब है, उसने 30% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 245 सेब शेष है, आरंभ में उसके पास कितने सेब थे। सिंपल सवाल है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 30% सेब बेच दिए, बेच दिए, बेच दिए और अभी भी उसके पास 245 सेब हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने थे, 30% बेच दिया यानी 70% बचा, और 70% बराबर कितना है, 245। तो पूछ रहा है प्रारंभ में कितने थे, तो 100% बराबर 245 बटा 70 गुणित 100, ठीक, 0 100, 0 से खत्म हो गया, ठीक। और 7 तरीके 21, 7 बचे 35,
350 से उसके पास स्टार्टिंग में थी। 100% से वो संख्या कितनी आ गई? ठीक है, 350। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा जाता है। यदि 20% लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का लाभ प्राप्त होता है, और वस्तु का क्रय मूल्य 480 है तो वस्तु का अंकित मूल्य। सिंपल सवाल है यार, क्या करना है, इसमें कुछ है ही नहीं। देखो ये क्या होता है, सीपी और एसपी, सीपी और एमपी, इसमें रिलेशन क्या होता है? सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना दे रहे थे? तो 30, तो 100 में से 30 गया 70 और प्रॉफिट मिल रहा था 20, तो 120। कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 840 है, यानी 70 बराबर 840। जीरो जीरो से खत्म हो गया, 1 12 84, 1 बराबर 12 आ गया। तो कह रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य 120, 120 बराबर कितना हो जाएगा? 12 बराबर 144 और एक जीरो पड़ जाएगा 1440, 1440। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है भाई? सीपी और एमपी का रिलेशन ये होता है कि सीपी 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, और 100 माइनस डिस्काउंट 30% का दे रहे हैं तो 100 में से 30 जाएगा तो 70, और 100 में प्रॉफिट जुड़ेगा तो 100 में प्रॉफिट जुड़ेगा तो 20 जुड़ेगा तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। और कह रहे हैं कि सीपी 840 यानी सीपी 70 840 के बराबर है। आपको समझो 70 सीपी बराबर 840 है तो 1 बराबर 12, 784 12, तो 120 बराबर 12 बराबर 144 और एक जीरो बढ़ जाएगा 1440। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4 करनी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का 5 गुना है। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल 4 करनी में 2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक अन्य वर्ग से 5 गुना है। तो सिंपल सा सवाल है, समझ लो यार। क्या होता है क्षेत्रफल बराबर? क्या होता है क्षेत्रफल बराबर? होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग, जिसका क्षेत्रफल इतना 4√2, क्षेत्रफल 1/2 4√2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 16, और 16 का 5 गुना है 80, 16 का 5 गुना 80, तो क्षेत्रफल 80 बराबर इतना। भाई ये क्षेत्रफल हो गया, और उस वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है जिसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल 16 का 5 गुना है, तो क्षेत्रफल 80 बराबर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 160, 160 बराबर विकर्ण का वर्ग, या यूं कह सकते हैं विकर्ण d इक्वल टू 160 का मतलब 16 गुणित 10, 4 करने में 10, 4√10। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। शेष पर देखो ध्यान दो, सवाल थोड़ा सा करेक्शन कर दे रहा हूं। विभाजन की क्रिया में ध्यान दीजिएगा, विभाजन की क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है, इतनी बात तो सही है। यदि शेषफल 26, यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात करें, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है अपने पास, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो भाजक क्या हो गया भाई? अब कह रहे हैं कि शेष 26 है, चलो शेष 26 लगा दिया, प्लस शेषफल का 9 गुना है, विभाजन की है भाजक भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना है। भाजक 9 गुना है, कौन? भाजक 26 का 9 गुना है, यानी कितना है 234 है, 9 गुना 234, सॉरी 9
54 की 4 हासिल 5 9 18 25 प्लस सॉरी हाँ गुणित भागफल क्या है भैया, भागफल भाजक का 18 गुना है, यानी भागफल में 18 से भाजक में 18 से भाग देते तो भागफल आ जाएगा, यानी यहाँ 18 से भाग देते तो ये 13 आ जाएगा, 13 18 ये 18 में गुणा होगा, ये गुणा होके आएगा, ये कितना गुणा होके आया है, ये गुणा होके आया है 9। ठीक, अब यही सब जोड़ दो भैया, तो 243 गुणित 13 प्लस 26 सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3068। सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन का पार्ट है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 17 तारीख को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। सॉरी 17 गेंदों को 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा यार 17 बेचा 5 की हानि हो गई, यानी ये जो 840 मिला वह 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 गेंद ऐसे कर लेते हैं, 17 माइनस 5 गेंद बराबर 840 या 12 गेंद बराबर 840, तो एक गेंद बराबर 70। बात को समझो, कहे कि 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी आप जब 17 गेंद बेचते हैं तो आपको 5 की हानि हुई, यानी मिला कितने का, 12 गेंद का पैसा मिला, और 12 गेंद का पैसा कितने के बराबर है, 12 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिला। बहुत ध्यान से समझोगा, बहुत कॉमन सा सवाल है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना पेन पेपर सॉल्व हो जाएगा, और नहीं क्लियर है तो घूमते रहेगा। कह रहे हैं कि 17 गेंद को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी ये जो 840 रुपया मिल रहा है ये कितने के क्रय मूल्य के बराबर, 5 की हानि हुई है 17 बेचने पे, यानी 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। 17 माइनस 5 12, यानी 840 रुपया 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 गेंद बराबर 840, तो एक गेंद बराबर 70, तो एक गेंद की लागत मूल्य 70 रुपए, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यदि ए की आय बी से, सॉरी इसमें छूट गया है, नोट कर लीजिएगा, यदि ए की आय बी से 35% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। सिंपल सवाल है, x बाई 100 कम निकालना है तो 100 प्लस एक्स इंटू 100। सिंपल सवाल, x बाई मतलब 35 बटा 135 गुणित 100। सिंपल सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे आप, लगभग नियर अबाउट आपको 26% मिलेगा, लगभग 26%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर लेना, देख लो, काटोगे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते फिर 700 बटा 27 आएगा, और ये लगभग 700 बटा 27 लगभग 26% के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे भाई, तो ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी में अग्निवीर बैच में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आर्मी जीडी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप 15 क्वेश्चंस की सीरीज में, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अग्निवीर बैच में उन 15 सवालों की सीरीज की जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं या संभावित हैं, या इस पैटर्न के सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो कल से मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। जय हिंद, जय भारत।